वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर एक दूसरे ऑल इन वन वीडियो क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। ये जो क्लास हमारा होने वाली है ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ईवीएस का पूछा गया है, ये उस सीरीज का पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है ईवीएस का। आज से पहले जितने भी बीपीएससी ने अपने एग्जाम में ईवीएस का सवाल पूछा है उसको मैं पूरा का पूरा सवाल एक वीडियो में देने का कोशिश किया हूं। इसमें टोटल का टोटल लगभग आपको 500 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका बिहार शिक्षक बहाली 2023 में डायरेक्ट टू डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है तथा इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सवाल जो है ईवीएस का जो भी सवाल पूछेगा मतलब हूबहू आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तथा इस वीडियो में हमने क्या किए हैं तो लगभग आपका 400 से सवाल जो है वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी जो सवाल है वो जितने भी हमारा जो नियरेस्ट स्टेट है जैसे झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, उसके जो पीसीएस में जितने भी ईवीएस के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो टोटल का टोटल इसमें हम क्वेश्चन बना के आपको दे दिए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतनी बेहतरीन ढंग से इसमें बताया गया है कि सारा का सारा आपका केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें जितना भी नेशनल पार्क्स होते हैं, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया या पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ हो गया, सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। ऐसा ही वीडियो ऑल इन वन सीरीज का हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है जिसमें 500 से प्लस क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तथा आधुनिक भारत के इतिहास से बताया गया था, उसमें अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तथा सबसे पहले निवेदन है कि अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को बिना देर किए पहले लाइक कीजिए, उसके बाद हम लोग कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना कक्षा को स्टार्ट करते हैं जिसका देखिए पहला ये मेरा सवाल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है भारत का प्रथम तितली उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जुलाई को, ऑप्शन बी 29 जुलाई को, ऑप्शन सी 20 जुलाई को या ऑप्शन डी 25 जुलाई को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा मेरा 29 जुलाई को। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया दोस्त वो किया गया था मेरा 1973 ईस्वी में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल भी ना भूलें, जितनी बार हो सके इसको आप रिविजन करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत में सबसे बड़ा जो बाघ आवास है कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो एक श्रीशैलम क्षेत्र होता है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। बाकी ये जो भी जानकारी लिखा हुआ है वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा मेरा बाघों के लिए। ठीक है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किस नदी से प्राप्त करता है। अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से या धौली गंगा नदी से या शारदा नदी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। तथा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर के वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर ले। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है दोस्त, अब बात को समझिए। ठीक है, नेक्स्ट है
चिनार वन्यजीव बिहार कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप लोग एक बात और बताइए, आप लोग किस तरीका से अपना तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या आप फॉलो कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हम ये देख पाएँ कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है किस तरीका से अपना तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो जीके आप लोग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एससीईआरटी पढ़ रहे हैं, या फिर मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका डिटेल एक स्ट्रेटजी कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी उसको देख के अपना कुछ आइडिया ले सके। ठीक है, तो अब जरूर से जरूर ये चीज़ आप शेयर कर दें। नेक्स्ट सवाल है दोस्त मेरा यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा क्यू इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटानिकल गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी तथा 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें लगभग 4000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत जो खत्म नहीं होगी दोस्तों, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा है सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जीवाश्मी ईंधन जो होती है एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो क्या है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो जो ये सर्वाधिक मात्रा में यूज की जाती है जैविक मात्रा में दोस्तों वो है मेरा सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक जो लोग वीडियो में बने हुए हैं अब मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को सब्र को, जो कि लाखों बच्चों से ऐसे ही आगे चल रहे हैं अपने सिलेक्शन की दौड़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन सा है? तो वो हवाई पतन है दोस्त वो है मेरा कोची हवाई पतन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। तो वो है बायोडीजल का मेरा जेट्रोफा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब सबसे कम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है मेरा हाइड्रोजन। इसीलिए अभी के समय में पूरा दुनिया हाइड्रोजन के पीछे भाग रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से बचने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ओजोन या मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो वो होता है मेरा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, वो मेरा राइट आंसर होगा पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण है? स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फ्लाई ऐश। तो जो द्वितीयक प्रदूषक है दोस्तों वो है मेरा स्मॉग। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर द्वितीय प्रदूषक होता क्या है, किसको बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं दोस्तों, जो प्रदूषण स्रोत को सीधे वायु में मिलते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड को ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। तथा ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीय वायु प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। जैसे ओजोन हो गया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया इत्यादि। ओजोन, स्मॉग, ये सब द्वितीय प्रदूषक है। ये डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये याद रखिएगा। उसके बाद है जबकि सल्फर के ऑक्साइड, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ मेरे यहाँ पे, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सवाल दो बार पूछा गया है, एक बार बीपीएससी 2000 में और उत्तराखंड पीसीएस 2002 में। अगर ये भूख प्यास आपको लगी है तो जल्दी से जाए, पानी वानी पीकर, खाना पीना खाकर, नाश्ता करके डायरेक्ट पढ़ने को बैठ जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आप लोगों को देर नहीं है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके आप लोग एक बार मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषित करती है। कौन सा धातु प्रदूषित करती है? वो प्रदूषित करती है लेड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ये तो हम देख लिए। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड या हाइड्रोजन या यहाँ पे देख सकते CH4 यानी कि मीथेन। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा CH4 मीथेन। जैसे कि ये सवाल देख सकते हैं 2020 पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, किसको जलाने से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है दोस्त कोल, यानी पत्थर वाले जो कोयले होते हैं उसको जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़ चलते हैं तो नेक्स्ट सवाल है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, किससे होता है? ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, इसका जो राइट मेरा आंसर हो जाएगा वो खनन से होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ठीक है, तो वो करता है मेरा लाइकेन। ठीक, ये सूचक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, कौन सा चीज़ प्रदूषक है? तो वो प्रदूषक है दोस्तों रेडॉन गैस। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। ये मुख्य प्रदूषक है सिगरेट के धुएं का। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो सबसे बेसी होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आशा करता हूँ आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से जाइए, वहाँ पे आपका जो भी मन में चल रहा हो वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं यार, हम लोग क्वालिटी कंटेंट के साथ चल रहे हैं, जो कि आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो टीआरई एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपको टाई अप हो, न कि हम इधर उधर का चीज़ कुछ पढ़ाई ही नहीं रहे हैं, नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं क्लास में, जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट देखिएगा, यही सब क्लास से आएंगे। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है मेरा नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अम्ल वर्षा का घटक है। तो अम्ल वर्षा का कौन सा घटक है? यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और A और B दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा A एंड B। मेरा पहला सवाल आता है, वह घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? यानी कि जो मेरा खाद्य श्रृंखला चलता है उसका सही क्रम क्या है? तो आप जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका जो राइट आंसर
होगा दोस्त वो होगा मेरा घास, घास को टीडा खाता है, टीडा को मेढक खाता है, मेढक को सर्फ खाता है। तो इसका मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी ए सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र में वो नहीं आता है, तो वो है मेरा वायु आता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, मानव क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है या निर्माता है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है, यानी वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन सा होते हैं? आप ऑप्शन सारा पढ़ लीजिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में आपको यही सब देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए मेरा, राइट आंसर जो होगा मेरा फाइटोप्लैंक्टन, ये जो होता है प्राथमिक उत्पादक समुद्री वातावरण में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, यानी कि जो खुद से प्रोड्यूस करता है अपना खाना, तो वो है मेरा हरे पौधे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आते हैं? तो प्रथम पोषक कौन होता है? जो खुद से अपना खाना बनाएगा, यानी पेड़ पौधे, यानी कि हरित पादप मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? अब जैसे कि ऑप्शन सारा पढ़ लीजिएगा, इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरा सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा वो जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, लेकिन क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र है, तालाब वाला क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जैसे कि हम बताएं, यानी कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा तालाब में ये उलट जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर कभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो दोस्त जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। कल से आपका जो टीआरई एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और पूरा अपना जी जान लगा दीजिए इस बार बीपीएससी टीचर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगली बार कब आएगा वैकेंसी बिहार में शिक्षक का ये कोई भी नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, 10% नियम किससे संबंधित है? जैसे कि आपको पता होगा जो खाद्य श्रृंखला है, अगर के जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मतलब चैन से दूसरे चैन में जाता है, तो उसका मात्र 10% ही आगे ट्रांसफॉर्म हो पाता है। तो उसी का यहाँ पे बोल रहा है 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्या है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुँचना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जी बिल्कुल होता है, हमेशा इस दिशा में चलता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा चिपको आंदोलन से ये पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, शब्द जुड़ा हुआ है, सॉरी। और ये एक आपका लिए होमवर्क है, आप हमको बताइए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था तथा इसका मुख्य नेता कौन थे। ठीक, ये आप तीनों चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? तो सिंपल सी बात है, जो वेज भी खाएगा और जो नॉन वेज भी खाएगा उसको ज़्यादा यानी कि ऊर्जा मिलेगी। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? यानी कि तत्व का जो चक्रण होता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जैव भू रासायनिक चक्र। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक, पारिस्थितिकी जो संक्रमण है इसका सबसे पहले कौन प्रयोग किया था? तो वो मेरा प्रयोग किए थे बेनेट द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ है। नेक्स्ट सवाल मेरा, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययी है, ये सवाल रिपीट हो गया, इसका जो राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक, तो ये आपको जैसे कि पता होगा, वहाँ पे उस समय जब चिपको आंदोलन हुआ था, ये पादप का संरक्षण यानी कि जो पेड़ काटे जा रहे थे उसको बचाने के लिए ये हुआ था। राइट आंसर मेरा हो जाएगा पादप का संरक्षण। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, यानी कि जो पारिस्थितिकीय पदछाप है उससे क्या मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है ये VVI है, क्योंकि जो BPSC है हमेशा इन सब सवालों को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं तथा ये जो सवाल है हमेशा कहीं ना कहीं जो PCS के जैसे UP PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, इसमें पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका कि यही सब क्वेश्चन आपके TRE एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इस सब पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप। ठीक, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीनोम, निकेत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या होता है यूकेलिप्टस? जिस स्थान पे होता है, यूकेलिप्टस ऐसा पेड़ है कि वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है और जिस स्थान पे होता है वहाँ का पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए इसको मित्र नहीं माना जाता है पारिस्थितिकी का। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा कहलाता है इकोटोन। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा ये रैपिड सीरीज हम लोग का चलता है कि जितना भी थोड़ा सा समय में ही हम लोग बहुत सारा इसमें से ज्ञान अर्जित कर ले, जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अगर कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो हमेशा महासागर, जल, तालाब यही सब का होता है, तो इसका राइट मेरा आंसर हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? डीप इकोलॉजी शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किए थे अर्नीस्ट नेस ने। ठीक, इतना समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दोस्त, मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, मोनोक्लाइमेक्स याद रखिएगा, तो ये प्रतिपादन किए थे F.E. क्लेमेंटस ने। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार हमेशा रिवीजन करते रहिए। मेन यहाँ पे आता है रिवीजन का। आप अभी तो देख लिए, लगेगा कि याद हो गए, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ये सारा का सारा सवाल भूल जाइएगा। इसलिए बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपको ये सब मेमोराइज हो जाए अच्छे से। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता किसको बोलते हैं भाई? पहला ऑप्शन है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। तो बिल्कुल राइट आंसर है मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था भाई? आप बताइए मेरे को, बायोडाइवर्सिटी शब्द का किसने प्रयोग किया था? तो मैं बता देता हूँ, जो किया था वाल्टर जी रोसेन ने किया था। मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है फूलों घाटी? तो ये है अवस्थित चामोली में। यानी चामोली कहाँ पे है? तो उत्तराखंड का एक जिला है चामोली। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? मरीन डाइवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मेरा जामनगर, गुजरात में। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तरी ध्रुवीय वनों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में कहाँ पे पाई जाती है? जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा में घाटी में या फूलों घाटी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि साइलेंट वैली शांत घाटी में पाया जाता है। ये कहाँ पे है? केरला में है।
ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। देख सकते हैं सवाल कितनी बार पूछा गया, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो मैं साइलेंट वैली के बारे में बात किया वो स्थित है केरला में स्थित है। आशा करता हूँ निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या चेरापूंजी। तो इसका जो राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट को। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा पश्चिमी घाट हो जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, मैं एक ऐसे ही समरी टाइप बता रहा हूँ, जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी शब्द आए तथा अगर के ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया रहे तो अगर के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मारना है तो आप पश्चिमी घाट करके निकल सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है उसमें। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके परीक्षा में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जैव विविधता के नाश का क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण या वनों का नाश या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है? आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि कैसा है ऑप्शन। उसके बाद तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती से बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर कभी तक वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी पहले इस वीडियो को लाइक करें, तथा अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें जियोग्राफी का जितना है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी चल रहा है, तथा हिस्ट्री का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सारा करा दिया गया है, चैनल पर अपलोड कर दिया गया। अगर कि आप ये दोनों चीज़ देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। तथा जो बिहार SCRT का बुक होता है, मैं लाइन बाय लाइन उसका आपको समरी करा दिया, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है क्वेश्चन, यकीन कीजिए एक बार। और तथा अगर आपको उसको देखना हो तो चैनल पर उसका ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर समरी का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, किससे किया जाता है? इन सिटू संरक्षण, एक्स सिटू संरक्षण, जीन पूल द्वारा या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा इन सिटू संरक्षण। यहाँ पे दो शब्द आता है, इन सिटू और एक्स सिटू, ये दोनों आखिर क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। राष्ट्रीय उद्यानों में तथा वन जीव अभ्यारण्य में इन सिटू संरक्षण द्वारा आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ का उन लोग का संरक्षण करने का जो तरीका होता है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में, उसको इन सिटू संरक्षण बोलते हैं। तथा जब किसी वनस्पति या जीव संरक्षण को उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। हम बताते हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण क्षेत्र और वन जीव अभ्यारण्य में जो वहाँ के आनुवांशिकी जीव जंतु होते हैं उनके रख रखाव के लिए इन सिटू शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तथा अगर के उन जीवों को जो उनका प्राकृतिक मूल स्थान है उससे कहीं दूर ले जाकर शिफ्ट करके उनको रख रखाव किया जाता है तो उसको एक्स सिटू कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सिटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है मेरा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा नाइट्रोजन। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जल्दी से जल्दी बिहार का शिक्षक बनिए तथा बिहार का आने वाले भविष्य का जिम्मेवारी उठाइए अपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी जीव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंतु अभ्यारण्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त होगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट में संगठित संगठन है, यानी किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है मेरा IUCN के द्वारा। ठीक, IUCN का जो मुख्यालय है दोस्त, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। अगर कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो IUCN इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट जो है रेड डाटा बुक अच्छा किससे संबंध रखता है? ठीक है, तो ये तो सब लोग जानते होंगे, जो
विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है, उसका जो रेड डाटा बुक में जिक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? कौन सा है दोस्त? वो तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये पक्षी है जो कि संकटापन्न स्थिति में है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। आखिर एक सवाल आता है, जैसे हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं लुप्त प्राय, तो लुप्त प्राय आखिर किसको बोलेंगे? कितने दिन से अगर वो दिखाई नहीं दिया हो तो उसको हम लुप्त प्राय बोल सकते हैं। तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से। 50 वर्ष से कोई चीज़ अगर नज़र नहीं आया है तो वो लुप्त प्राय हो गया, यानी लुप्त होने वाला है। ठीक है, भारत में गिद्धों के तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि आप पहले देखते होंगे, आज से बहुत साल 10 साल पहले तो बहुत सारे गांव घर में देखते होंगे गिद्ध मंडराते रहते थे, गिद्ध नज़र आते थे, लेकिन अभी के समय में कहीं गिद्ध नज़र नहीं आते हैं। तो उसका मेन कारण क्या है दोस्तों? वो है डिक्टोफिनोल दवा का अत्यधिक प्रयोग। क्या होता था, अभी के टाइम पर जो माल मवेशी होते हैं उनमें दर्द निवारक के रूप में ये डिक्लोफिनेक दवा है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये इतना खतरनाक दवा है, अगर के जिस मवेशी को ये दिया गया, अगर के उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर के इसका मांस को गिद्ध खा लेता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर में उस गिद्ध का मृत्यु होना तय है। इसी की वजह से अभी तक उन लोगों की संख्या में बहुत कमी आ गई। बताया जाता है कि लगभग 10.5 करोड़ जो गिद्ध है भारत पाकिस्तान मतलब एशियन रीजन में, इतना लोगों को मृत्यु हुई है बस इसी दवा के वजह से। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे कि हम बताएं, जानवरों के दर्द निवारक देना। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा, रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? जैसे कि पता है जो रामसर सम्मेलन में रहा है वो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि कैसा वीडियो लगा, इसको और आगे बढ़ाया जाए या और क्वेश्चन बढ़ाया जाए, या जो भी आपका डिसीजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तथा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा हो जाएगा बेगूसराय में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेरा 2 फरवरी को। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी में या कहीं भी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तथा बहुत ज़्यादा प्रोबेबली चांस है कि हो सकता है कि आपका टीआरई में भी पूछा जाए, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा गुजरात में, तथा जो दूसरा सबसे बड़ा है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो ये जो पारित किया गया था दोस्त वो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पे की है? तो वो किया गया है चेन्नई में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या पर्णांग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सिकोया सबसे जीवित वृक्ष लंबा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो VBI है, कितनी बार पूछा जा चुका है अनेकों एग्जाम में, कोई पता नहीं है। तो ये जो है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं? जब गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना वो बोला जाता है ग्रीन हाउस। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत जाता है तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तथा वातावरण का जो तापमान होता है काफ़ी बढ़ जाता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेरा, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र हो जाएगा मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा,
पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के में वृद्धि होती है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की कैसे वृद्धि होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही ग्रीन हाउस प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से एक सेकंड थोड़ा निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गलत से मतलब दूसरा कुछ मत मार दीजिएगा, ये नहीं है तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ इसके बाद हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण कर एवं उत्सर्जित करती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस पैदा नहीं करती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये करता है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो हमारा वायुमंडल है यानी इन्वायरमेंट है उसका तापमान बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का कारण है, क्या कारण है भाई? तो जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा दोस्त उपयुक्त में से सभी होगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन का कारण सभी से कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मेरा ये होगा मीथेन। ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं टोटल का टोटल कोई ना कोई पीसीएस में पूछा जा चुका है। जैसे बिहार पीसीएस हो गया या उत्तराखंड पीसीएस हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या झारखंड पीसीएस हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टीआरई एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस सीरीज़ को हम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सवाल है मेरा, जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी या नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो जुगाली करते हैं पशु यानी पगुरी करते हैं जो पशु, उसमें जो होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, पहला समुद्र तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना या प्रवाल भित्तियों का विरंजक होना। तो जब हमारा ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि होगी तो ये सारा का सारा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त हो जाएगा चीन। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी भूटान या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त हो जाएगा भूटान। भूटान जो है कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है?
यानी कि जलवायु से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि। तो आपको लाजमी सी बात है, जब बारिश कम होगी तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होगी, वो होगी प्रभावित मेरा कृषि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, तथा आप लोग जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो अच्छे से अप्लाई करें, उसमें कोई भी गलती करने की कोशिश ना करें, अन्यथा बाद में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, रॉबर्ट ह्यूक, मिलूटिन मिलानकोविच, जॉन सिम्पसन या टीबी चैम्बरलेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिलूटिन मिलानकोविच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्त, नेक्स्ट है मेरा, 50 से अधिक देशों द्वारा आर्थिक संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ। ऑप्शन है 21 मार्च 1994, 21 मई 1995, जून 21 1996 या जून 21 1999। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो होगा मेरा 21 मार्च 1994 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस या जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त ये होगा क्योटो प्रोटोकॉल, जो होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, आशा करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, ब्लू कार्बन क्या है। ऑप्शन ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन, वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदाएं प्रच्छादित कार्बन, या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त होगा पहला, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। ठीक है, उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है मेरा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन बी प्रदूषण से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से, या ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा दोस्त वो होगा जैव सुरक्षा समझौता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल बढ़ने की तरफ से, अगर कभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया कैसा है वीडियो, तो तुरंत का तुरंत अभी करें, उसके बाद आगे देखें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, बायो कार्बन फंड एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप पर मैं देता हूँ, आप इसको गूगल कीजिए या आपको याद है कैसे कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका जो प्रबंधन करता है दोस्त वो करता है विश्व बैंक करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई थी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर कब हुआ था, 2000 में, 2008 में, 2012 में या 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा 2008 मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, यानी कि परावैंगनी किरण से क्या पैदा होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, किससे हमारा रक्षा करती है, इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, या एक्सरे किरणों से, या गामा किरणों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में। तो वो स्थित है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मेरा 20 किलोमीटर होगा।
यानी कि ओजोन परत की ऊंचाई पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन सी मीथेन। कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ओजोन छिद्र का ये कारण है जो कि एसी वगैरह यंत्रों से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों वो किससे मतलब हुआ था? तो आप इसको बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं बता ही देता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का प्रयोग से हटाना है या उसको कम करना है। यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च या 21 अप्रैल का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये टोटल इसमें 30 सवाल कराए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए वीडियो को, तथा अगर प्यास वगैरह लगी है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखें अगर के सिलेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है? क्या हो सकता है उसके कारण भाई? शरीर में यकृत कैंसर या मस्तिष्क कैंसर या मुखीय कैंसर या त्वचा कैंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो पराबैंगनी किरणों के कारण मेरे को त्वचीय कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वैज्ञानिक की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी वैज्ञानिक ने, जर्मन टीम ने या अमेरिकन टीम ने या ब्रिटिश टीम ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा वो होगा ब्रिटिश टीम ने सर्वप्रथम ये चीज़ का पता लगाया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा का पठार या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर का पठार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन मेरा है, पर्यावरण किससे बनता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा दोस्त आंसर वो मेरा हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। जैसे कि देख सकते हैं ये बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। ये जो मुख्य भूमिका है वो जल चक्र की भूमिका है। देख सकते हैं 2 बार ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? गैसों के समूह को कहा जाता है वायुमंडल, ठीक। वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या वैद्युत अपघट्य? क्या है? तो मेरा राइट आंसर है मिश्रण है, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बीपीएससी बहुत बार इसको रिपीट किया है, तो वीडियो को जरूर से जरूर तुरंत लाइक करें इसको। नेक्स्ट सवाल है, शुष्क हवा में वह नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट मेरा आंसर हो जाएगा 78%, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी गैस है? तो मेरा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था पहली बार रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में, सॉरी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जिसको नीरी बोलते हैं कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है नागपुर में, ठीक। देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है कब हुआ था इसका स्थापना और कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 1958 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। NEA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा,
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मेरा जिनेवा में। ठीक, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मेरा स्थित है नैरोबी में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुरंत से तुरंत पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था मेरा 1986 में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो इसको बोलते हैं छत्ता विधान। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत सरकार के द्वारा कब उसको स्थापित किया गया था? 8 में, 9 में, 10 में, 11 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा 2010 में ये स्थापना किया गया। ये बहुत बार सवाल पूछता है, एनटीपीसी में ये पूछा गया सवाल है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, एनजीटी का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका भी ऊपर में ही देखें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी का फुल फॉर्म, जिसे 2010 में स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इको मार्क जो दिया जाता है वैसे वस्तु को जो पर्यावरण से ज़्यादा फैमिलियर हो यानी मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन सा है, कौन है? तो ये है मासानोबू फुकुओका। आप इसको राइट आंसर याद रखिएगा, हो सकता है आपका पूछ दे। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तथा जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप कहीं भी रहें, डायरेक्ट आप फोन उठाएं और 5 से 6 मिनट के अंदर में 30 के 30 सवाल आप तुरंत से तुरंत याद कर ले, जो कि बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, बिना आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? किस देश ने? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, किसने किया? तो राइट आंसर 2 हो जाएगा मेरा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्त मेरा, नेक्स्ट सवाल है मेरा, ग्रीन वॉश इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो वो इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, वो बोलते हैं ग्रीन वॉश। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, ये सब केवल फैक्ट सवाल है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्त, वो मनाया जाता है मेरा 5 जून को मनाया। देख सकते हैं सवाल कितनी बार पूछा गया था, क्या नहीं इसका चांसेस है कि आपका टीआरई एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, यानी कि जब हम जीव और वातावरण दोनों का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? ये बहुत बार सवाल पूछा गया, ये भी आई है मेरा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, टांसले ने किया था। जी टेलर ने मत डाल दीजिएगा, टांसले का नाम एजी टांसले कभी कभी लिखता है, तो याद रखिएगा ये सब भी। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है मेरा? जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जीव भी और पूरा इन्वायरमेंट भी, जैवमंडल। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा, जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहा जाता है? आवास, पारितंत्र, निकेतन या बायोम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा, बायोम भी बोलते हैं और आवास भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी मतलब एलिफेंट ई आंसर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यानी जीव और पर्यावरण दोनों को बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे मतलब अधिक स्थिर है वो है मेरा महासागर सागरीय। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? वनों का काटना। अगर के वन को हम काटते हैं तो वो मेरा समझिए कि एक तरह इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। कहाँ पे सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं पेड़ पौधे और जंतु? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, या सवाना की, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों की ये विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे,
भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, जिसे टीक भी कहते हैं, एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, यानी कि सागौन का पेड़ पाया जाता है? किसमें? जैसे कि आप ऑप्शन 4 हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सागौन के पेड़। तो अगर कि यही हम राज्य में देखें कि किस राज्य में सागौन का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, झारखंड में या आंध्र प्रदेश में या उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मेरा, हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से भारत में कौन से स्थान पर मैंग्रोव वनस्पति जानी जाती है? तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी साइलेंट वैली, ऑप्शन सी सुंदरवन या ऑप्शन डी हिमालय की तराई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये सुंदरवन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल या दक्षिणी सौराष्ट्र में या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये तीनों का संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर कभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर ले, तथा अगर के न्यू हैं आप तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, तथा कोई भी क्यूरी हो तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं सवाल को। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, ऑप्शन बी टैगा वन या टुंड्रा वन या अमेजन वर्षा वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों, वो हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को बढ़ने से पहले अमेजन वन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अमेजन वर्षा वन एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन को, ये चौड़ी पत्तियों वाले नमयुक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, इन्हें पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती है। पृथ्वी का लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन से आता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? आप देख सकते हैं ऑप्शन, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों, एशिया में। भारत में भी सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 24.5%, 21%, 20% या 22%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 21%। करेक्ट अगर कि आप लोग देखिएगा तो 21.54% होता है, जिसको 21% बीपीएससी ने उस समय जो 2001 में ये पूछा गया सवाल है उसमें ये आंसर लिया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। और जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो है मेरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो ऊपर वाला सवाल था, ऊपर वाला सवाल ने पूछा था ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और जो नीचे वाला ये सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है, मतलब एक राज्य है उसमें सर्वाधिक जो उसका क्षेत्रफल है, मान के लिए ये पूरा क्षेत्रफल है, ये जंगल पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में, तो वो हो जाएगा मेरा अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन में अब कन्फ्यूज नहीं होइए।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार तट के सहारे, आंध्र प्रदेश तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे या उड़ीसा तट के सहारे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात तट के सहारे। ये दूसरा है। पहला कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं कि मैंग्रोव पहले का कहाँ पाया जाता है, उसका क्या नाम है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल, शार्क, मर्लिन या हिल्सा मछली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा व्हेल शार्क। ये यूपीपीसीएस 2008 का पूछा गया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। जो घड़ियाल होता है जिसको गेवेलियस भी बोलते हैं, गेवियलिस भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा गंगा में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पगमार्क तकनीक जो होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वनों में पक्षी का आकलन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए। ऑप्शन बी दुर्लभ वन्य जंतु के वध स्थल में प्रजनन के लिए। ऑप्शन सी विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ऑप्शन डी वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ईस्वी सन है उसको हम लोग देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम जो लागू किया गया था वो लागू किया था 2002 में। टाइगर प्रोजेक्ट का बहुत बार पूछा जाता है, ये लागू किया था 1973 में, जबकि जब SCERT में पढ़ रहा था उसमें दिया गया है 1972 ईस्वी में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हर जगह मैं कंपटीशन में जहाँ भी देखा हूँ 1973 ही दिया है, तो आप याद रखें 1973 में, लेकिन SCERT बुक में दिया गया है 1972 में। आई होप कि ये दोनों बातें याद रखेंगे। प्रोजेक्ट जो हाथी है दोस्तों वो चालू किया गया था 1992 में। वन संरक्षण अधिनियम चालू किया गया था 1980 में। आप एक याद रखिए, पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा 1972 में, उसके बाद वन्य संरक्षण आएगा 1980 में। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये सब VVI में आता है क्योंकि हर एग्जाम में ये सारे ईस्वी सन जितने आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा कोई ना कोई पूछते रहता है। नेक्स्ट है वायु निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? वो पारित किया गया था 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 ईस्वी में। आशा करता हूँ ये सारे ईस्वी सन आप लोग याद कर चुके होंगे या आने वाले में याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, पहले जो लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तथा वन्य संरक्षण अधिनियम को जो लागू किया गया था 1980 में। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 1972 में। सॉरी दोस्त एक सेकंड, 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? ये आपके लिए HW है। आप कहीं से भी खोज के कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देना ही देना है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो। ये जैसा देख सकते हैं 2 बार UPPSC में पूछा जा चुका है। आपके चांसेस हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में हो सकता है ये सवाल पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्त, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी किरण बेदी। तो ये आपको लगभग सारे बच्चे जानते होंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। लेकिन कभी कभी सवाल पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता किसको माना जाता है। ऑप्शन में आपका सुंदरलाल बहुगुणा भी रहेगा और चंडी प्रसाद भट्ट भी रहेगा। तो भूल कर भी आप सुंदरलाल बहुगुणा को टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि चिपको आंदोलन का जो प्रणेता है चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है BPSC के द्वारा। कुछ आगे इसमें फैक्ट जानते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बनी। 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन का शुरुआत हुई।
ठीक है। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इनको सुंदरलाल बहुगुणा को मुख्य नेता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, या उपर्युक्त में से सभी? तो आप लोग सारे शिक्षकों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या चेन्नई में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज का मुख्यालय। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन्य एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा का श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या खाद्यान्नों का सौंदर्यीकरण के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा वन्य एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आगरा में, झांसी में, कानपुर में, या लखनऊ में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा झांसी में। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कि अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से पहले लाइक ठोकिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। ठीक है, अगर कि प्यास वगैरह लगा हो तो जल्दी से जाकर पानी पी के, लेकिन वीडियो को जरूर से जरूर पूरा करके जाइए। वर्ल्ड वाइड फंड जिसको WWF बोलते हैं, इसका प्रतीक जानवर कौन सा है? शेर है, ज्वाइंट पांडा, हॉर्नबिल, या सफ़ेद भालू? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा ज्वाइंट पांडा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। WWF का हेड क्वार्टर क्या है आप लोगों के लिए? ये HW है, यानी होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं WWF का कहाँ पे हेड क्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है किस देश के अंदर में? चाइना में, इंडोनेशिया में, भारत में, या जापान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हो जाएगा जापान में, यानी कि जापान के क्षेत्रफल के अनुसार उसमें ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्त, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, या मानवीय बस्तियों से, या नदियों और झीलों से, या पर्वतों या पहाड़ियों से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा घने जंगलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा उद्यान, या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसको बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 1973 में यहाँ पे ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटका में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा कर्नाटका में। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, जो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पे है? वो है मेरा ऑप्शन है गिर में, कान्हा में, कॉर्बेट में, या दुधवा में? जो एशियाटिक बब्बर शेर रहते हैं वो रहते हैं, आपका ये है होमवर्क। आप कहीं से भी इस सवाल को खोजकर हमको बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? जैसे कि जिम कॉर्बेट में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? बाघ, घाना में शेर, काजीरंगा में गैंडा, या पेरियार में हाथी? तो आप इसमें कौन सा इसमें गलत है उसको देखना है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, घाना जो है एक पक्षी विहार है, यहाँ पे शेर नहीं पाए जाते हैं। ये जो घाना पक्षी विहार है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेरा पहला सवाल है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए कस्तूरी मृग से, गोल्डन ओरियोल से, येलो थ्रोटेड मार्टन से, या हंगुल या काश्मीरी टैग से। तो मेरा जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा हंगुल या काश्मीरी स्टैग से, जो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वो संबंधित है हंगुल या काश्मीरी स्टैग से। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो है बाघ से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन पीसीएस में या आईएएस में कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है ईवीएस का, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके परीक्षा के लिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। ये जो बस्तर क्षेत्र है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है। कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जैसे ये सवाल देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए ये बीबीआई में ये सब सवाल आएंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा या मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, बुक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है। मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में। आप लोग सब्र करके पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला था। जब भी आप सेट लगाइएगा तो 1-2 सवाल तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। दिल्ली में, मुंबई में, बिहार में या उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मेरा बिहार में। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क, हिमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको स्टार्टिंग में हेली नेशनल पार्क बोला जाता था जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मेरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है। जैसे जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो मेरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटका में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। तो साइबेरियन सारस कहाँ पे आता है, तो वो आता है मेरा राजस्थान के केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा नीला पर्वत उद्यान से। आप लोग मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई कीजिए, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह में सारा का सारा मटेरियल आपको दे दूंगा। अगर कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से जल्दी पहले इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है वह कहाँ पे स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या नागालैंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मेरा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ पाई जाती है वो किस पार्क में पाई जाती है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मनवन में या पेरियार आरक्षित क्षेत्र में या सांत घाटी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, जो कि केरला में स्थित है। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है दोस्त मेरा, नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी गुड़गांव में, ऑप्शन डी गांधीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा गुड़गांव में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी 2015 का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी आइसलैंड या ऑप्शन डी गैबन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा भूटान में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आराम से आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर के भूख प्यास लग रहे तो पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आप लोग बिहार का भावी शिक्षक बनने के लिए अग्रसर हैं, उसके लिए आप चिंता ना करें, मैं हूँ यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियाँ पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए नोकरेक, ऑप्शन बी अगस्तमलाई, ऑप्शन सी दिहांग दिबांग या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा नोकरेक। कुछ इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। जो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व है वो मेघालय में है, मानस जो है वो असम में है, दिहांग दिबांग जो है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई जो है वो है केरल में, सिमलीपाल जो है वो है ओडिशा में, तथा जो कंचनजंगा है दोस्तों वो है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है मेरे दोस्तों, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसे मैप बोला जाता है कब शुरुआत किया गया था? 1991 में, 1970 में, 1972 में या 1986 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 1971 में स्टार्ट हुआ था। ये सवाल जब जो यहाँ पे देखें RTS 2013 में जो पूछा गया सवाल है उस समय इस सवाल को स्टार्ट दे दिया गया था, यानी कि पेंडिंग में डाल दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1971, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जीवमंडलीय निधि है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जो पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चीतीदार हिरणों के लिए या बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए? तो ये जो मेरा फेमस है वो है जंगली हाथियों के लिए। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी हाथी मेरा साथी, जिसमें दिखाया गया था पेरियार अभ्यारण्य के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मेरा, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यूपी में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा गुजरात में। याद रखिएगा जो गुजरात का कच्छ का रण जगह का जो क्षेत्र है वो जंगली गधों के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से प्रदेशों में पाया जाता है? किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल मैं नहीं बता रहा, जो भी आप लोग हैं आप बताइए काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है और किस लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, असम में के जो मानस अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए, हाथी के लिए या बाघों के लिए या चिड़ियों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा बाघों के लिए। आप लोग अंत तक जरूर से मन लगा के पढ़िए, बिहार शिक्षक बनने के लिए आप लोग तैयार हैं। ठीक है, भूख प्यास लगी है तो जाकर पानी पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में स्थित है वह कौन सा जनपद है? यानी कि जो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है ये उत्तराखंड में स्थित है, तब वहाँ पे उत्तराखंड के किस जिले में है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मेरा पिथौरागढ़ में। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, शुक्लफांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में या श्रीलंका में? इसका जो राइट आंसर होगा मेरा नेपाल में है। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीसीएस में बार बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें तथा याद करने की कोशिश करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में या नागालैंड में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मेरा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरा सवाल है, अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलाने से या ऑप्शन डी लकड़ी से। तो किसके प्रदूषण सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है? तो वो जो मेरा होती है वो होती है कारखानों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये 47वां बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए CFC, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी O3 या SO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किस गैस में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा नॉर्वे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है क्या क्या है? जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आर्सेनिक। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए दोस्तों। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, हमको हर एक पेपर को देखना पड़ता है कि कौन सा सवाल EVS का है, कौन सा सवाल पॉलिटिक्स का है, तो अलग अलग करके आपको लिए तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसे कि है मेरा, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किस उद्योग में? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी रेयन उद्योग या ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा चमड़ा उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जिसको BOD बोलते हैं एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका? ऑप्शन ए जलीय वातावरण का, ऑप्शन बी मृदा में, ऑप्शन सी वायु में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी में। तो जल में जो प्रदूषण कितना है उसके जानकारी के लिए हमको BOD निकालना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है क्या चीज़ के लिए संकेत देती है? तो जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोफिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। यानी BOD जो होता है उससे ऑक्सीजन का पता चलता है, पानी में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे मापा जाता है दोस्त कि कितना जल प्रदूषण है? तो उसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, गंगा नदी में जो BOD का सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो किस बीच में पाया जाता है दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, ऑप्शन बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ऑप्शन सी इलाहाबाद और पटना के मध्य या ऑप्शन डी इलाहाबाद के वलुएरिया के मध्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। जो BOD होता है दोस्तों, BOD से हम लोग पानी के अंदर में हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा पता लगाते हैं। BOD का जो फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल है,
अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या महानदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, नॉक्सी संलक्षण उत्पन्न होता है, किससे होता है? पारा के प्रदूषण से, सीसा के प्रदूषण से, या संख्या के प्रदूषण से, या फ्लोराइड के प्रदूषण से? तो जो नॉक संलक्षण होता है वो फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो लोग अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, जिन्होंने लाइक नहीं किया। ठीक है, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन लाइक करने से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो मेरा वीडियो है किसी के काम में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में, जिनेवा में, पेरिस में या रोम में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा लंदन में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा जेट उड़ान से सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर्स का, डेसिबल का, हर्ज का, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डेसिबल, यानी कि डेसिबल से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। ये ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, या ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ध्वनि प्रदूषण से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, या वायु प्रदूषण, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। नेक्स्ट सवाल है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, जो फसल चक्र है वह उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है, बात सही है। मृदा की उर्वरता को संरक्षित करता है, ये भी सही है। मिट्टी का कटाव को कम करता है, यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है, किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पॉलीमर्स की, जिससे उनको विघटित करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, या फोटो फिल्म, या प्लास्टिक का थैला? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का थैला। इसीलिए हम लोगों को प्लास्टिक का थैले का जितना हो सके उपयोग को कम करना चाहिए, तथा सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। ठीक है, तो जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम करें। बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जाएं। नेक्स्ट सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण कब हुआ था? जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, जो चेरनोबिल दुर्घटना था जो कि एक बहुत ही भयावह नाभिकीय दुर्घटना था जो कि रशिया में हुआ था, तो ये ऑप्शन में क्या है? नाभिकीय दुर्घटना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं, पीसीएस में सब पूछा गया सवाल है। ये सब बेहतरीन सवाल की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टू डायरेक्ट परीक्षा में एकदम हूबहू छपेंगे ये सब सवाल। ठीक है, अगर के न्यू हैं तो अभी तक ने और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तुरंत से तुरंत पहले सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कॉर्नर पे आ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, उसको टैप करके। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव उपचारण बायोरिमेडिएशन से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। तो बिल्कुल ये बात सही है, यही होता है मेरा रिमेडियल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जो यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस है। यानी कि जो यूरो जो मापन होता है दोस्तों, वह स्वचालित ईंधनों से कौन सी गैस की मात्रा को सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी मीथेन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे जो मतलब विषाक्त चीज़ है, विषालु धातु प्रदूषक है।
ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कैडमियम या ऑप्शन डी मरकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा लेड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देख सकते हैं आप कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, ये सब एवरग्रीन सवाल है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मेरे प्यारे। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किससे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा क्लोरीन। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं बोलता हूँ ये सब जितनी भी ईवीएस के सवाल हैं ये सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। एक बार आप पढ़िएगा, ये ऐसा नहीं है केवल आपका ये जो बिहार शिक्षक बहाली चल रहा है इसी में ये काम आएगा। इसके बाद जितने भी आप परीक्षा दीजिएगा सारे में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो बाद में भी ये सब काम आएंगे आपके लिए। जो एजेंडा 21 था दोस्तों वह किससे संबंधित था? तो इसका जो सही उल्लेख करता है मेरा ऑप्शन सी करता है। यह 21वीं शताब्दी की विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में, 1952 में, 1957 में या 1965 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 1937 में। नेक्स्ट सवाल है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो तीसरा का क्या नाम है आप लोग बताइए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तीसरा का जो नाम है दोस्तों वो है भारती। जैसे कि ये सवाल देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2011 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं कि अंटार्कटिका में क्या क्या भारत का अनुसंधान स्थित है। जो पहला था वो दक्षिणी गंगोत्री था जो कि 1983-84 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में भारत के द्वारा। जो दूसरा अनुसंधान केंद्र था दोस्तों भारत के द्वारा स्थापित किया गया वो था मैत्री, जिसे 1988-89 में स्थापना की गई थी। और जो तीसरा है अभी जो देखे हम लोग भारती, उसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इतना आशा करता हूँ बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या जोधपुर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट सवाल है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में या बेंगलुरु में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा जोधपुर में, एरिड जोन वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में? तो ये जो राइट आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा मेरा नई दिल्ली में। बोलते बोलते दोस्तों मेरा मुंह दर्द करने लग गया है, इतना बड़ा लंबा क्लास लेने में मेरा मतलब जवान दर्द करने लग गया। अगर फिर भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत काम कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के रूप में। नेक्स्ट सवाल है विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार तो सब लोग जानते हैं कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त मेरे, इसको लास्ट तक जरूर देखो आप लोग। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित जो है यानी कि टायलर पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक में, महिलाओं के अधिकार में, बच्चों का अधिकार में या पर्यावरण सुरक्षा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा पर्यावरण का सुरक्षा में दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बोलने में बहुत टाइम लग रहे हैं इसीलिए सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो भूख प्यास तो आप लोग को लग ही गया होगा, तो जाइए खाना पीना खाकर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए या साथ में बोतल रखिए, पानी वानी पीते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए। नेक्स्ट है मेरा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, हमेशा सवाल पूछा जाता है इससे। तो वो मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सोमवार को। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा था, तो मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था, 2006 में, 2003 में, 2005 में या 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा 2005 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देशों के रूप में जाना जाता है, न्यूजीलैंड, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया को। तो इसको जो मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो अब आप लोग के दिमाग में आया होगा तो ये मेगा डाइवर्स देश क्या होता है भाई, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो मेगा डाइवर्स देश ऐसे देश का समूह होता है दोस्तों जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है। पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्थान कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं भारत जैसे देश शामिल है। भारत भी एक मेगा डाइवर्स क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। ऑप्शन है, पृथ्वी के ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से या ज्वार भाटों से। इसका जो राइट आंसर होगा मेरा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी यूएनईपी के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो सब लोग जानते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन जी को बोला जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है मेरा, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमीकृत हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा प्लीस्टोसिन हिम युग में इसका हिमीकृत हुआ था। नेक्स्ट सवाल है मेरा, पृथ्वी की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासपूस है, कौन सा है, तो वो है इकोर्निया है। इसे जलकुंभी भी बोला जाता है, इसको ही बंगाल का आतंक बोला जाता है। आशा करता हूँ आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लिए होंगे। जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए वो समझ लीजिए कि वो जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि उन लोगों को मतलब लगता है जो नहीं वीडियो देखते हैं या नहीं अच्छे से तैयारी करता है कि मैं शॉर्टकट में कहीं से देख लूँगा और उनका परीक्षा क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जितने भी यहाँ तक वीडियो देखे मैं उनको मतलब स्वागत करता हूँ कि आप लोग बहुत बच्चों से तो ऐसे ही आगे हैं जो कि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% तय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के सीरीज के साथ में। कैसा लगा सीरीज आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लास्ट में फीडबैक दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।